बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से एक झूठ बोलने वाला जो है वो पाकिस्तान पे मुसल्लत किया है। ये ज़रा आप वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट देखें। यानी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया 17 सीटों के ऊपर जीतने वाले को, और ज़रा स्टेटमेंट आप देखें उनका कि पेट्रोल पर फ़ी लीटर 95 रुपये और डीज़ल पर फ़ी लीटर 203 रुपये इजाफे की तजवीज़ दी गई थी, जिसे मैंने मुस्तरद कर दिया। डीज़ल की कीमत अगर मैं इजाफा कर देता तो आज 790 रुपये होनी थी, और लेकिन उसको हमने रखा 335 रुपये पे। और पेट्रोल की कीमत भी शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी वो बहुत ज़्यादा होनी थी और हमने उसको कम रखा और ये बहुत बढ़ जानी थी। अब कहानियाँ इनकी आप सुने और हकायक आप देखें। देखिए, एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि ओगरा ने हमें कहा कि 95 रुपये पेट्रोल बढ़ा दो और 205 रुपये डीज़ल बढ़ा दो। चले, अगर ये बढ़ा भी देते ना तो इस वक्त 416 रुपये का पेट्रोल होता और डीज़ल 540 रुपये का होता। लेकिन शहबाज शरीफ को जिसने तकरीर लिख के दी उसको इतना पता ही नहीं था, वो प्लस माइनस ही नहीं कर सका, और शहबाज शरीफ ने ये क्लेम कर दिया कि 544 रुपये का जनाब पेट्रोल बन जाना था और 790 रुपये का जो है वो डीज़ल बन जाना था। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कैसे बन जाना था और क्यों बन जाना था। जितना महंगा आलमी मंडी में पेट्रोल आज है ना, इतना महंगा इमरान खान के दौर में नहीं था। इमरान खान के दौर में ये कीमत इससे भी ऊपर गई थी, कुछ वक्त के लिए इससे भी ऊपर गई थी। हो सकता है आने वाले दिनों में वो लिमिट क्रॉस हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुई। तो इमरान खान इतना महंगा पेट्रोल खरीद के 150 रुपये लीटर कैसे बेच रहा था? सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि इमरान खान इनसे महंगा पेट्रोल खरीदता था और 150 रुपये लीटर बेच देता था, और ये शहबाज शरीफ उस वक्त चौड़े होकर कहते थे कि आलमी मंडी में जो कीमत है इसके हिसाब से 70 रुपये मजीद कम कर दो। यानी उस वक्त कुछ 70-80 रुपये की कीमत कह रहे थे, यहां पे ले आओ, कोई नुकसान नहीं होगा। आज वो कहता है कि जी 790 रुपये लीटर मैंने बेचना है और मैं कौम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूं। भाई, इमरान खान तुमसे महंगा पेट्रोल खरीद के 150 रुपये का बेच रहा था, ये सस्ता पेट्रोल खरीद के 325 रुपये से ज्यादा का बेच रहे हैं, और फिर भी कौम पे एहसान चढ़ा रहे हैं कि जनाब हम तो सस्ता बेच रहे हैं, हम तो जेब से पैसा डाल रहे हैं। तो ये सारा फ्रॉड है, झूठ है। हाई ऑक्टेन के साथ इन्होंने जो किया, उसके बाद PIA जिन्होंने खरीदी है उन्होंने रुला डाल दिया। वो आरिफ हबीब साहब आए, उन्होंने कहा जी इस कीमत के ऊपर तो हम PIA को चला ही नहीं सकते, PIA तो बंद हो जाएगी, वो तो खसारे में चली जाएगी। तो वो जो PIA जिन्होंने खरीदी है ना, वो इनसे ठीक करवा लेंगे कीमत, या उनसे कोई ना कोई कोटा ले लेंगे, या कोई ना कोई अपना माहौल बना लेंगे। वो हाई ऑक्टेन का अपना कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेंगे। उन्होंने जहाज़ चलाने हैं, वो कभी भी नुकसान में नहीं जाते। आरिफ हबीब साहब इस बात की खातिर जमा रखें कि फ़ौजी फाउंडेशन के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया है, और पाकिस्तान में फ़ौज ने बेशक कोई ज़मीन फ़तह नहीं की, फ़ौज ने बेशक कश्मीर को और फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं करवाया, बेशक हमारे दरियाओं का पानी जो भारत ने रोका उनको आज तक नहीं छुड़वा पाए, बेशक हमारे बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंस फेलियर हैं, बेशक पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया है, बहुत अजीबोगरीब किस्म की पाकिस्तान की फ़ौज की कारकर्दगी रही है। लेकिन इसके बावजूद अच्छी भी रही है बाद औक़ात। ये अभी तैयारी कराए थे इंडिया के, उससे पहले 1965 में हमने बड़ी तगड़ी जंग लड़ी है, हमारे लोग बड़ी बहादुरी से लड़ते भी रहे, ये बात भी ठीक है। लेकिन कोई ऐसा कारनामा नहीं है जिसको हम कहेंगे ये इलाका पूरा ऐसा है जो पाकिस्तान की फ़ौज ने फतह किया है। पाकिस्तान जब बना था ना तब बड़ा था, आज छोटा है। चाहे आप जाके इसको नाप लें गिलगित बल्तिस्तान में, जहाँ पे आपके ग्लेशियर्स हैं, वहाँ पे जो इलाके हमारे हुआ करते थे वो अब इंडिया के कब्ज़े में है। चाहे आप इसको नाप लें रकबे के नुक्ता नज़र से, पूरा का पूरा बांग्लादेश टूट के अलग हो गया, एक अलग मुल्क बन गया। तो पाकिस्तान की ज़मीन गई है, पाकिस्तान को ज़मीन मिली नहीं है। जब से पाकिस्तान बना उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान छोटा हुआ, बड़ा नहीं हुआ। फ़ौज का काम था कि पाकिस्तान की ज़मीन की हिफाजत करती, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हो पाया। लेकिन फ़ौज ने कारोबार में कभी नुकसान नहीं किया। आज तक एक भी कारोबार ऐसा नहीं है जहाँ फ़ौज को नुकसान हुआ, चाहे DHA हो, चाहे इनका खाद बनाने का कारोबार है, चाहे बैंक का कारोबार है, चाहे एजुकेशन का कारोबार है, चाहे सड़कों का कारोबार है, कंस्ट्रक्शन का कारोबार है, और बेशुमार दूध का कारोबार है, मक्खन का कारोबार है, बहुत सारे कारोबार हैं। अब तो उसमें भी आ गए हैं, ये जो मोबाइल फ़ोन कंपनी है वो भी एक बनी हुई है, तो बड़ा कारोबार है। सियाहत का कारोबार में भी आ गए, अब तो ज़राअत के अंदर भी आ गए हैं, मादनियात के अंदर भी आ गए। तो फ़ौज को कभी नुकसान नहीं होता है, ना फ़ौज के ज़ेली इदारे को नुकसान होता है। बेफिक्र हो जाए आरिफ हबीब साहब, ये आपका मामला हल हो जाएगा। इमरान खान साहब जब अपने डॉक्टरों से मिले, अभी डॉक्टर जब जेल में जाके इमरान खान साहब को मिले, तो इमरान खान साहब ने उन्हें कहा कि 2 बातें बाहर जाके बोल देना।
इमरान खान साहब ये चाह रहे थे कि कम से कम 2 बातें ऐसी हैं जो दुनिया को पता चले। वो ये समझते हैं शायद दुनिया को बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि उन्हें दुनिया से काट के रखा गया है। लेकिन हकीकत यह है कि हम सब ये जानते हैं, ना सिर्फ जानते हैं बल्कि इसके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पे बात भी करते हैं। एक तो इमरान खान ने कहा कि मुझे किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, दूसरा मुझे पढ़ने के लिए किताबें नहीं दी जा रही। ये 2 इमरान खान साहब के मामला थे, लेकिन डॉक्टरों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम बाहर जाके नहीं बता सकते, लेकिन सोर्स से खबर तो निकल आती है। असदुल्ला खान साहब का एक मरतबा फिर शुक्रिया, उन्होंने ये बड़ी खबर फिर निकाली, फिर इसको ब्रेक किया। तो अब आ जाए नाजरीन कुछ बड़ी खबरों की तरफ। एक तो बड़ी खबर यह है कि अटैक हुआ है अमेरिका के ऊपर, और ये बड़ा अटैक है। लेकिन इससे पहले दुनिया के 7 ताकतवर तरीन मुल्क G7, ये बड़ी मईशतें हैं दुनिया की, ग्रुप ऑफ 7, ये बैठे थे। यहाँ पे कुछ और ममालिक भी मैंने देखा, वो भी इसके अंदर शामिल थे। कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, बरतानिया और अमेरिका है। ये ममालिक जो है वो बैठे और इन्होंने आपस में बातचीत की है। और इसके अंदर फ्रांस के अंदर इनकी ये मीटिंग हुई है। इसमें अमेरिका के जो सेक्रेटरी खारजा हैं मार्को रूबियो, वो भी इस मुलाकात के लिए गए। यहाँ पे 2 बड़ी अहम चीज़ों पे बात हुई। एक तो उन्होंने कहा जी कि फौरी तौर पे जंग का खात्मा किया जाए और जो शहरियों के ऊपर हमले हो रहे हैं ना, वो ख़त्म होने चाहिए। जो आम शहरियों का नुकसान हो रहा है वो नुकसान नहीं होना चाहिए। और दूसरा, आबनाए हुर्मस की नकलो हरकत को भी खोला जाए, इसके लिए कोशिश की जाए। तो ये अरब ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं, यूरोपीय ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईरान का नुक्ता नज़र बड़ा तगड़ा है। वो साफ कहता है जी देखें, ज़्यादती हमने शुरू नहीं की, हम तो मुज़ाकरात कर रहे थे, हमें तो अमेरिका ने और इसराइल ने टारगेट किया है, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। और ईरानी साफ कहते हैं कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को लाके इस लड़ाई में इसलिए फंसाया कि डोनाल्ड ट्रंप को एप्स्टीन फाइल की वजह से और दीगर कुछ चीज़ों की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना था। अब देखें ना, 28 तारीख आ गई है, अमेरिका के अंदर नो किंग मूवमेंट जो है वो आज चलेगी। अब देखते हैं नो किंग्स मूवमेंट में कितने लोग निकलते हैं। 9 मिलियन का उनका तखमीना है, 600 मुकामात पे वो एहतजाज करने जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफ़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। देखते हैं क्या होता है। अमेरिका को फ़िलहाल जवाब का इंतज़ार है। जब मार्को रूबियो ने बातचीत की मीडिया के साथ, तो मार्को रूबियो ने यह कहा कि हम इजाफी फ़ौज ज़रूर भेज रहे हैं खलीजी ममालिक में, और वो वहाँ पे रहेगी। और वो इसलिए रहेगी ताकि डोनाल्ड ट्रंप कल को कोई फ़ैसला करते हैं तो उस फैसले को करते हुए कोई दिक्कत ना हो। यानी वहाँ पे हमारे पास इजाफी फ़ौज भी होनी चाहिए, हथियार भी होने चाहिए, सिस्टम भी होना चाहिए कि जंगबंदी करनी है या लड़ाई को बढ़ाना है, दोनों सूरतों में डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शंस खुले रहें और सहूलत मौजूद रहे। तो उन्होंने एतराफ़ किया कि वाकई में जो खबर दी गई थी कि अमेरिकन फ़ौजियों की नफरी को बढ़ाया जा रहा है खलीजी ममालिक में, वो खबर दुरुस्त थी। साथ ही साहब उन्होंने कहा जी कि हमें ईरान का इंतज़ार है कि वो जो 15 हमने उनको मुतालबात उनके सामने रखे हैं, उनका जवाब क्या आता है। देखें, 5 मुतालबात ईरान के भी हैं। ईरान ने भी अपने मुतालबात अमेरिका के सामने रखे हैं, अमेरिका ने अपने मुतालबात ईरान के सामने रखे हैं। इनमें चंद मुतालबात तो ऐसे हैं जो ईरान कभी भी नहीं मान सकता, वो उनकी घुट्टी में ही नहीं है, वो नहीं मानेंगे। और यहाँ पे ईरान की जानिब से जो मुतालबात हैं, अगर वो जायज़ भी हैं तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है उन मुतालबात को मानना। तो ये लंबा प्रोसीजर है कि कब तक ये मामला हल होता है। लेकिन एक चीज़ तो वाज़ेह हो रही है कि अमेरिका अपनी नफरी बढ़ा रहा है खलीजी ममालिक में, और इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है ईरान। ईरान ने 2 बड़े हमले किए हैं। एक सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस, अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है। इसमें 10 अमरीकी फ़ौजी शदीद ज़ख्मी हुए हैं, बहुत सारे तैयारों को नुकसान पहुंचा है, इसकी तस्दीक की गई है। और अमेरिकन मीडिया भी ये कह रहा है कि अमरीकी फ़ौजी बहुत शदीद ज़ख्मी और उनमें 2 की हालत जो है वो ख़तरे में है। जबकि जो एयरक्राफ्ट वहाँ पे मौजूद थे, तैयारे, उनके बारे में ईरान ने कुछ वीडियोस जारी किए हैं, वो भी तबाह हुए हैं। और कुछ जो फ्यूलिंग का सिस्टम था अमेरिकन का प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे, वो भी बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। तो ये एक बड़ा तगड़ा हमला था ईरान की जानिब से। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये एक जजीरा है, इसको कहते हैं बुबयान जजीरा। ये कुवैत के पास है, इराक़ के बिल्कुल साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, ये अल्लाह ताला का एक दिया हुआ तोहफ़ा है, कुदरत का बड़ा शानदार तोहफ़ा है यहाँ पे इस रीजन को, कुवैत को। ये काफ़ी बड़ा है, यानी 40 किलोमीटर लंबा है, तो 24 किलोमीटर चौड़ा जजीरा है। मैं इसको देख रहा था, इसमें कुछ एरियाज़ डेवलप भी हुए हैं। इसकी आबादी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये वहाँ पे कारोबारी नुक्ता नज़र से और दिफाई नुक्ता नज़र से वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
इस जजीरे से अगर आप फासला चेक करें समुद्री रास्ते से, तो जो खारक जजीरा है ईरान का, जिसके ऊपर अमेरिका की नज़र है,